Common forces in mechanics. सबसे पहला है वेट. हम सबको पता है वेट क्या है. Weight is the gravitational pull of the earth on any body near earth. Near earth मतलब on the surface, on in the air, near the earth's gravitational field. कहीं भी हो सकती है वो बॉडी, उसके ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट होता है अर्थ से, that is the weight. इसका फॉर्मूला है द फोर्स एक्सपीरियंस्ड और एक्सर्टेड. एक तो है mg और दूसरा है g इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर, विच इज डिराइव्ड फ्रॉम न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन याद है, 9th में पढ़ा था. द फोर्स, gravitational force between two bodies is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. उससे ये आया था. That was in your 3rd chapter, वही laws of motion का D part, D या E part, last part. उसमें ये पढ़ा था तुमने. नहीं, बिल्कुल नहीं. नहीं नहीं. Force, see, these two are equal and opposite forces. मतलब जो force तुम पे अर्थ एक्सर्ट कर रहा है और जो तुम अर्थ पे एक्सर्ट कर रहे हो वो एक दूसरे के नेगेटिव है, इक्वल एंड ऑपोजिट. बट एक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो पॉजिटिव ही रहेगा. दैट इज योर वेट बेसिकली. सो देयर इज नो नेगेटिव साइन हियर. तो इसमें ना g है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. इसकी वैल्यू क्या है? कैपिटल G. 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. ये कैपिटल G की वैल्यू है. m है मास ऑफ द अर्थ, उसकी भी कोई कांस्टेंट वैल्यू है. r है रेडियस ऑफ द अर्थ. रेडियस ऑफ द अर्थ इसलिए बिकॉज अगर कोई बॉडी अर्थ के सरफेस पे है तो उसका डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से हम मेजर करते हैं. मतलब ग्रेविटेशनल पुल जब मेजर करते हैं ना हम लोग, दैट इज बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू बॉडी. तो सेंटर ऑफ अर्थ से सरफेस तक का डिस्टेंस रेडियस है, उसको डिनोमिनेटर में रखा है. इसमें जो स्मॉल m है वो है मास ऑफ द बॉडी. मास ऑफ द बॉडी को अलग किया तो कैपिटल G इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर अलग हो गया. अब F हम जानते हैं, वेट का फॉर्मूला क्या है? mg. तो ये g है. दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. g m अपॉन आर स्क्वायर, कैपिटल G कैपिटल M अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर. मास ऑफ द अर्थ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट टाइम्स मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ. अर्थ नहीं, कोई भी प्लैनेट. बेसिकली तुम किसी भी प्लैनेट पे जाके अपना वेट मेजर कर सकते हो. वेट इज द मेजर ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ दैट प्लैनेट ऑन योर बॉडी. तो उस प्लैनेट का मास और रेडियस तुम्हें पता होनी चाहिए. जी की वैल्यू हर जगह यूनिवर्स में कांस्टेंट रहती है. तो उस प्लैनेट की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू भी तुम निकाल सकते हो इफ यू हैव जी एम एंड आर स्क्वायर फॉर दैट प्लैनेट. यहाँ पे अर्थ को स्फेरिकल ऑब्जेक्ट बताया है. एक्चुअली थोड़ा सा फ्लैट है अर्थ पोल्स पे और इक्वेटर पे बल्ज्ड आउट है. मतलब अर्थ के सेंटर से अर्थ की सरफेस पे किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्विडिस्टेंट नहीं होता. इट इज वेरी माइन्यूटली स्मॉलर एट द पोल्स एंड लिटिल बिट लार्जर एट द इक्वेटर. इक्वेटर पे थोड़ा बड़ा होता है. एग्जैक्टली. सो अगर रेडियस ऑफ अर्थ में थोड़े से वेरिएशन है और ये नेग्लिजिबल वेरिएशन है, तो मतलब वेट ऑफ द अर्थ में भी तो नेग्लिजिबल वेरिएशन आएगा.
एज इट मूव्स वेट ऑफ अ बॉडी में नेग्लिजिबल वेरिएशन आएगा एज इट मूव्स फ्रॉम पोल टू द इक्वेटर. देर इज अ वेरिएशन विच इज नेग्लिजिबल, बट इसको हम लोग इतना अप्रिशिएबल कंसिडर नहीं करते हैं. अच्छा, इसकी वजह से जी भी चेंज होता है ड्यू टू द शेप. जी की वैल्यू इक्वेटर पे कम है और पोल पे सबसे ज्यादा है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. नहीं, पोल पे ज्यादा होगी, पोल नजदीक है सेंटर से. वेट का डायरेक्शन क्या है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स. तो मतलब कोई भी पोजीशन हो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की, ऐसा क्यों है ये? यहाँ पे ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशन दिख रही है. मतलब ऑब्जेक्ट स्लांट इंक्लाइन प्लेन पे रखा गया है, ऑब्जेक्ट फ्लैट सरफेस पे है, ऑब्जेक्ट पुली से हैंग कर रहा है. बट हर केस में वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही एक्ट करता है, mg. तो ऑब्जेक्ट का जो ये मतलब वेट है उसके कंपोनेंट फिर उसके रिस्पेक्टिव पोजीशन या फिर सिचुएशन में एक्ट करेंगे. वो मोशन को मीन्स दे माइट रिजल्ट इनटू मोशन, दे माइट मेक द बॉडी मूव, कंपोनेंट ऑफ दिस वेट. बट वेट तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही रहेगा. तो ये हो गया तुम्हारा वेट. वेट के बारे में लोग ने सब नॉलेज दिया है बिकॉज इसका यूज करने वाले हम लोग. ये कॉमन फोर्सेस एंड मैकेनिक्स है. ये सारे फोर्सेस अभी हमें नहीं पता ना रियल लाइफ सिचुएशन में क्या हो सकता है. डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन यू माइट हैव टू यूज वन और मोर ऑफ दीज फोर्सेस इन अ गिवन सिचुएशन एंड फाइंड द रिजल्टिंग आउटकम. तो वो आउटकम कैसे ढूंढेंगे अगर तुम्हें इनके बारे में नॉलेज नहीं है? इसलिए सब बता रहे हैं. पहले वेट बताया, अभी नेक्स्ट बताया स्ट्रिंग टेंशन. ठीक है, स्ट्रिंग टेंशन. टेंशन क्या होता है? सो बेसिकली रोप में होता है, स्ट्रिंग में होता है. हाँ, स्ट्रिंग टेंशन, स्ट्रिंग टेंशन. हाँ होता है, बट सी, हाँ मतलब तुम बोल सकते हो टेंसाइल फोर्स होता है अलग अलग बॉडी में, लेकिन टेंशन, जब तुम टेंशन की बात करते हो तो ये सिर्फ स्ट्रिंग के लिए हम लोग अलग से इसको मानते हैं. फिर टेंसाइल फोर्स की जब बात आती है, जब मटेरियल्स को पढ़ते हो, एंड यू नो दैट स्टील का रॉड में भी टेंशन होता है, जबकि वो स्ट्रिंग नहीं है, वो काफी रिजिड है स्ट्रिंग से. स्ट्रिंग तो रिजिड होता भी नहीं है, बट उसमें भी टेंशन होता है. लेकिन उसके टेंशन को कैलकुलेट करना इतना सिंपल नहीं है बिकॉज उसका बिहेवियर थोड़ा स्ट्रिंग से अलग है काफी. हाँ, तो बोल सकते हो सभी मटेरियल में टेंशन क्रिएट हो सकता है, या टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, या फोर्स ऑफ टेंशन क्रिएट होता है. बट हम अभी स्प्रिंग पे ही फोकस करेंगे. स्प्रिंग पे क्या होता है? सपोज यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग की बात की है, तो वो स्ट्रिंग को ये ब्लॉक से टाई करके उसको पुल कर रहे हैं. अब ब्लॉक क्या करेगा? ब्लॉक इनर्शिया अपना यूज करेगा. ब्लॉक जहाँ है वहीं पे वो रहना चाहेगा. इट विल नॉट वांट टू मूव. हाँ, इट विल वांट टू रिमेन एट रेस्ट. स्ट्रिंग क्या करेगा? स्ट्रिंग उसको पुल कर रहा है. तो स्ट्रिंग के पुल करने की वजह से जिस डायरेक्शन में पुल एग्जर्ट हो रहा है, जिस डायरेक्शन में पुल एग्जर्ट हो रहा है उस डायरेक्शन में स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी. मतलब स्ट्रिंग के अंदर टेंशन क्रिएट होगा. सो टेंशन हमेशा याद रखना, स्ट्रिंग को जिस ऑब्जेक्ट से तुम टाई करते हो उसके, वो ऑब्जेक्ट रेजिस्ट करेगा अपना मोशन, उसके वो रेजिस्टेंस के ऑपोजिट डायरेक्शन में टेंशन क्रिएट होता है. रेजिस्टेंस उसको उधर रहना है, इसलिए वो रेजिस्टेंस अब प्रोवाइड कर रहा है ये ब्लॉक. और उसके स्ट्रिंग क्या कर रहे हैं? उसको राइट डायरेक्शन में मूव करना चाहता है. तो स्ट्रिंग जिस डायरेक्शन में मतलब पुल हो रहा है उस डायरेक्शन में टेंशन क्रिएट हो जाएगा. अगर इसको हैंग करेंगे, ब्लॉक नीचे जाना चाहता है और ये स्ट्रिंग उसको नहीं जाने दे रहा है, तो वो स्ट्रिंग ऊपर की तरफ टेंशन क्रिएट करेगा. हाँ, डिपेंड करता है मतलब कैसे. अगर वो स्ट्रिंग के जो सेगमेंट्स है ये सारे कनेक्टेड है, मतलब एक ही स्ट्रिंग है,
सारे पुलीज में, हाँ तो टेंशन की डायरेक्शन चेंज हो सकती है, बट इट शुड बी प्रोवाइडेड कि इतना सिंपल ना हो. इट शुड बी bunch of levers, or not levers but pulleys connected together in certain fashion. और फिर नीचे लोड है, और फिर तुम एक स्ट्रिंग के एक एंड पे तुम जब फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो उस डायरेक्शन में टेंशन क्रिएट होगा, बट जहां जहां फोर्स एक्सपीरियंस करेगा स्ट्रिंग, वहीं पे उधर टेंशन क्रिएट हो जाएगा. तो जिस डायरेक्शन में स्ट्रिंग पुल एक्सपीरियंस करता है उधर ही स्ट्रिंग में टेंशन क्रिएट हो जाता है. अगर कोई ब्लॉक सस्पेंडेड है तो उसमें टेंशन क्रिएट होगा इन ऑर्डर टू बैलेंस द वेट ऑफ द ब्लॉक. तो टेंशन हमेशा कोई भी सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट में वेट को बैलेंस करता है. mg को बैलेंस करता है t, क्योंकि वो सस्पेंडेड है, एट रेस्ट है. ठीक है, यहां भी ये टेंशन चेंज होगा अगर ये एट रेस्ट नहीं होगा. फिर हमको वो एलिवेटर वाला एग्जांपल देखना पड़ेगा, फिर हमें नेट एक्सेलरेशन देखना पड़ेगा, फिर नेट एक्सेलरेशन को हमें कंसिडर करके टेंशन निकालना पड़ेगा. क्योंकि हो सकता है ना ऐसा, अगर मैं कोई स्ट्रिंग, जैसे स्प्रिंग बैलेंस में ही हमने देखा था, अगर लिफ्ट में स्प्रिंग बैलेंस लेके खड़े और वहां पे हमने स्ट्रिंग टाई किया है और हम नीचे जा रहे हैं तो स्ट्रिंग का टेंशन कम हो जाएगा, ऊपर जा रहे हैं तो स्ट्रिंग का टेंशन बढ़ जाएगा. सो इट विल ऑलवेज बैलेंस mg. यहां पे एक चीज भी लिखी है, force of tension applied by the string is adjustable force and it can adjust its magnitude according to the situation, but we can understand that there will be a maximum limit of tension that any string can apply before breaking, and excessive tension can break the string. Maximum tension that a string can sustain without breaking is called breaking tension. हर केस में ये अलग अलग होगा. हाँ, मटेरियल पे डिपेंड करेगा, उसके डायमीटर पे डिपेंड करेगा. डेफिनेटली. तुम्हें पता है ये डायग्राम को क्या बोलते हैं, जो साइड में बना है? ये तो तुम्हारा रियल लाइफ सिचुएशन है. एक रिजिड सपोर्ट से एक ब्लॉक को हैंग किया है m1 और उससे दूसरे ब्लॉक को हैंग किया है m2. मतलब m1 से m2 हैंग किया है. ये जो साइड में डायग्राम बनाया है उसको क्या बोलता है? अगर स्कूल में चैप्टर हो गया तो पता होना चाहिए. मिस वेदांतु, फ्री बॉडी डायग्राम. वेरी गुड. FBD, फ्री बॉडी डायग्राम हुआ होगा ना ये तो. FBD, इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम. फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं, एक बॉडी को आइसोलेट करते हैं और उसके ऊपर एक्ट होने वाले सारे फोर्सेस को लिस्ट करते हैं हम लोग, सारे फोर्सेस को. ठीक है, ऊपर वाली बॉडी को देख रहे हो तुम, ऊपर वाले फ्री बॉडी डायग्राम को. ऊपर वाले फ्री बॉडी डायग्राम में ऊपर की तरफ एक फोर्स दिखाया है T1. T1 क्या है? टेंशन. हाँ, टेंशन इन द स्ट्रिंग अपर सेगमेंट ऑफ द स्ट्रिंग. अपर सेगमेंट मतलब जिससे मास m1 हैंग हुआ है, वो जो सेगमेंट है वो अपर सेगमेंट है. अपर सेगमेंट में कितना टेंशन है? T1. मुझे बता सकते हो T1 किसकी वजह से? हाँ, मतलब m1 और m2 की वजह से. दोनों रिस्पॉन्सिबल है T1 के लिए. ठीक है, दोनों रिस्पॉन्सिबल है T1 के लिए. मतलब T1 किसको बैलेंस कर रहा है? m1g एंड m2g, है कि नहीं? T1 दोनों को बैलेंस कर रहा है, राइट? तो T1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 ब्रैकेट g. सही है कि नहीं? ये समझ में कब आता है? जब हम फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं. अच्छा, फ्री बॉडी डायग्राम में नीचे की डायरेक्शन में अपर ब्लॉक पे m1g लिखा है. एग्री और नॉट? हाँ, क्योंकि वो मास, सॉरी, वो वेट है ब्लॉक m1 का. m1 का खुद का वेट उस ब्लॉक के ऊपर से ही हम दिखाएंगे ना.
नीचे की डायरेक्शन में, मतलब उस ब्लॉक के ऊपर खुद का वेट भी तो एक्ट कर रहा है नीचे की डायरेक्शन में। अच्छा, दूसरा है m1 के ऊपर एक्ट करने वाला फोर्स T2। ये क्या है? m1 को कोई नीचे भी पुल कर रहा है। कौन पुल कर रहा है? m2। लेकिन क्या डायरेक्टली m2 कनेक्टेड है m1 से? किससे कनेक्टेड है? स्ट्रिंग से। स्ट्रिंग का कौन सा सेगमेंट? लोअर सेगमेंट। तो स्ट्रिंग के लोअर सेगमेंट में एक टेंशन क्रिएट हुआ है। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग के नीचे भी एक मास है m2, उसकी वजह से एक टेंशन क्रिएट होता है जिसको हमने T2 बोला है। T2 तो ऊपर की डायरेक्शन में, वो किस में है? स्ट्रिंग में है। लेकिन अपर ब्लॉक को वो जो टेंशन है वो कहां पे फील होगा? नीचे की तरफ। तुम्हें समझ में आ रहा है? और T2 किसको बैलेंस कर रहा है? M2G को। M2G को बैलेंस कर रहा है। हाँ, मतलब मैं बोल सकता हूं कि ऊपर वाले ब्लॉक पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में दो फोर्स है, M1G और M2G। ऊपर वाले ब्लॉक पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, M1G और M2G। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वहां क्या लिखा है? M1G और T2, लेकिन T2 किससे इक्वल है? M2G से इक्वल है। तुम्हें ना ब्लॉक के पर्सपेक्टिव में सोचना पड़ेगा। ब्लॉक मतलब बॉडी। फ्री बॉडी डायग्राम में तुम बॉडी हो और तुम्हारे ऊपर क्या क्या फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तुम्हें वैसे सोचना पड़ेगा। तुम क्या करते हो पता है? हमारी मतलब गलती है ये। हम जनरली जब टेंशन की बात आती है ना, तो हम स्ट्रिंग बन जाते हैं मेंटली। लेकिन स्ट्रिंग में तो फोर्स ऊपर की तरफ है, तो फिर टेंशन नीचे कैसे आया? स्ट्रिंग के अंदर, मतलब स्ट्रिंग ऊपर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, लेकिन स्ट्रिंग जिससे कनेक्टेड है, ऊपर वाली बॉडी, वो ये टेंशन कहां पे फील कर रही है? नीचे की तरफ। समझ रहे हो? तो बॉडी को आइसोलेट करना सीखो। आइसोलेट करोगे तो फ्री बॉडी डायग्राम में करेक्ट फोर्सेस बता पाओगे। करेक्ट फोर्सेस बता पाओगे तो फिर वो रिलेशन इक्वेशन बना पाओगे इजीली। तो ये तो कुछ नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन बहुत फेमस है इसमें। एक पेड़ पे मंकी लटक रहा है, उसकी पूंछ के साथ और एक मंकी लटक रहा है, और वैसे करके वो लोग पूछते हैं कि फिर ऊपर वाला मंकी नेट कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ऐसा। उसके लिए फ्री बॉडी, मंकी वंकी तो छोड़ दो, फ्री बॉडी डायग्राम क्लियर होना चाहिए। मंकी की जगह ब्लॉक डाल दो, स्ट्रिंग डाल दो, तो भी वही चीज है, तुम्हें तो वही बनाना पड़ेगा। ऐसा है, तो उसके लिए तुम्हें बॉडी को आइसोलेट करना सीखना पड़ेगा। ब्लॉक टू, हाँ हाँ, क्योंकि कोई तो ब्लॉक टू को पकड़े हुए है। कौन है वो? स्ट्रिंग। नहीं तो ब्लॉक टू नीचे गिर जाता ना, M2G सिर्फ होता तो उसके ऊपर। क्या वो गिर रहा है नीचे? नहीं तो मतलब ऊपर की तरफ कोई तो खींच रहा है उसको, मतलब कोई M2G को बैलेंस कर रहा है, वो T2 है। और ये T2 ऐसा, मतलब क्या बोलेंगे उसको, डबल फेस्ड फोर्स है वो। डबल फेस लोग होते हैं ना, जो तुम्हारे मुंह पे कुछ बात करते, पीछे कुछ बात करते, ऐसा टाइप का फोर्स है वो T2। नीचे वाले ब्लॉक को ऊपर की तरफ पुल कर रहा है, ऊपर वाले ब्लॉक को नीचे की तरफ पुल कर रहा है। वो है एक ही फोर्स, लेकिन उसका बिहेवियर अलग अलग है। वो डिपेंड करता है वो किससे कनेक्टेड है। वो नीचे वाले ब्लॉक को ऊपर की तरफ क्यों पुल कर रहा है? क्योंकि वो नीचे वाले ब्लॉक को बैलेंस कर रहा है अगेंस्ट इट्स डाउनवर्ड वेट, और वो ऊपर वाले ब्लॉक की हेल्प ले रहा है ये करने के लिए। इसलिए टेंशन ऊपर वाले ब्लॉक की परस्पेक्टिव से नीचे होगा, T2। But that's nothing but the weight of second block. T2 is nothing but M2G. T2 is just, you can say, medium between two blocks, जिससे हम लोग बोलते हैं। तो तुम बोल सकते हो टेंशन इज काइंड ऑफ अ रिएक्शन, है ना? विदाउट रिएक्शन, मतलब विदाउट एनी मास हैंगिंग फ्रॉम द स्ट्रिंग, यू कैन नॉट जनरेट टेंशन। विदाउट अ पुल टेंशन कैन नॉट बी जनरेटेड। स्ट्रिंग क्या होता है? यहाँ पे स्ट्रिंग के बारे में भी बताया है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द स्ट्रिंग इज दैट वी कंसिडर स्ट्रिंग्स टू बी इनएक्सटेंसिबल एंड मासलेस। ना तो वो एक्सटेंसिबल है, ना तो उसका पास कोई मास है, मतलब खुद की कोई एंटिटी नहीं है। तो वो क्या है? वो एक सिर्फ चैनल है जिसके थ्रू फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। Since strings are assumed massless, hence there will be no variation in the tension of a string along its length due to its own weight or acceleration.
So in free body diagram, we do not draw strings as bodies, although they are bodies. Although it is matter, but not in physics. We don't consider them as matter. इंटरेस्टिंग होगा अगर स्ट्रिंग का भी मास आ जाए, तो फिर काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगी चीजें, मतलब कॉम्प्लिकेट हो जाएगी. इंटरेस्टिंग मतलब कॉम्प्लिकेट. और एक थर्ड फोर्स, पहला वेट, फिर स्ट्रिंग, अभी स्प्रिंग. स्प्रिंग को तुम आगे भी पढ़ोगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन. सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? ऑसिलेशन. पेंडुलम देखा? पेंडुलम कैसा मोशन होता है? वो पीरियोडिक मोशन, एक ही चीज को रिपीट कर रहा है. स्प्रिंग भी ऐसा है. स्प्रिंग के मोशन को अगर तुम स्टडी करोगे ना, उसको कंप्रेस करोगे तुम और छोड़ दोगे, ऑसिलेशन इसमें भी होता है. मतलब SHM में भी पढ़ोगे आगे. SHM इज द लास्ट चैप्टर ऑफ योर 11th क्लास. 11th क्लास में 2 चैप्टर है जिसमें तुम्हें घुस जाना है. ये सब तो प्रिपरेशन है वो 2 चैप्टर के लिए, याद रखना. ये सब कुछ नहीं है. ये वो सब चैप्टर्स क्या प्रिपरेशन है. एक तो है तुम्हारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, मतलब रोटेशनल मोशन, वो वाला पूरा पार्ट. और लास्ट वाला SHM. फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर, सेकंड बुक का लास्ट चैप्टर. ये 2 चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट है. मतलब अगर तुम कॉम्पिटिटिव लेवल पे सोचते हो या फिर तुम्हें थोड़ा सा चैलेंजेस पसंद है लाइफ में, तो तुम्हें यहीं से मिलेगी. बाकी सब है चैलेंजिंग, बट इट्स ओके, यू कैन गेट थ्रू. बट वहां पे चीजें मतलब सब मिक्स हो जाएगा तुम्हारा. यू नीड इन डेप्थ नॉलेज फॉर एवरी चैप्टर टू गेट टू दैट चैप्टर. ये तो अभी रोटेशनल तो अभी जल्द आने वाला है. SHM भी आ जाएगा, आई होप कि जल्द हो जाए ये सब. देखो, जब भी स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में होती है, वो अपने एंड्स पे कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करती. नेचुरल लेंथ मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन. इक्विलिब्रियम मतलब इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. इन द स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब उसके ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रहा है, नेट फोर्स 0 है. उस पोजीशन में उसके एंड्स पे भी कोई फोर्स नहीं होता. बट जब भी उसको तुम इलोंगेट करोगे, पुल करोगे फोर्स से, या फिर पुश करोगे, कंप्रेस करोगे, तब उसके एंड्स पे एक रेजिस्टिव फोर्स डेवलप होगा. इमेजिन करो तुम एक बहुत बड़ी स्प्रिंग को हाथ से पुश कर रहे हो. जब तुम पुश कर रहे हो, यू आर एक्सर्टिंग फोर्स ऑन द स्ट्रिंग. In return, spring will exert force on your hands in the opposite direction in which you are exerting force. That means you are feeling some resistance. You are feeling some resistance. That means there is some resistive force generated within the system of the spring. मतलब स्प्रिंग अगर एक फ्री बॉडी होता तो उसके ऊपर एक्सर्टेड फोर्स और रेजिस्टिव फोर्स के एरो हम बना पाते हैं, डेफिनेटली बना पाते हैं. ठीक है, तो ये जो रेजिस्टिव फोर्स है इसको हम मेजर कर सकते हैं. इसका एक मेजर, इसका एक फॉर्मूला है. तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय द स्प्रिंग. ये स्प्रिंग क्यों एक्सर्ट करता है फोर्स पता है? टू रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन. यस, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ रिएक्शन फोर्स जो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन करने के लिए स्प्रिंग एक्सर्ट करता है ऑपोजिट डायरेक्शन में. कंप्रेस किया तो भी, इलोंगेट किया तो भी. और डिपेंडिंग अपॉन तुम कैसे उसको हैंडल कर रहे हो, वो फोर्स उस अपना डायरेक्शन चेंज करेगा. मतलब ये भी एडजस्टेबल फोर्स है. तुम जितना ज्यादा इलोंगेट करोगे उतना ज्यादा ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स बढ़ता जाएगा. जितना ज्यादा कंप्रेस करोगे उतना ज्यादा ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स बढ़ता जाएगा. तो फोर्स कम या कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है. एडजस्टेबल फोर्स है ये, जस्ट लाइक स्ट्रिंग. बट स्ट्रिंग से इवॉल्व है, थोड़ा और इवॉल्व है, बिकॉज ऑफ द shape and design, design of the spring. So F is equal to kx. x क्या है? amount of compression और elongation produced in the spring. जितना मतलब F is directly proportional to x. जितना ज्यादा x उतना ज्यादा फोर्स. एंड k स्प्रिंग कांस्टेंट होता है जो हर स्प्रिंग के लिए यूनिक होता है. ये किस पे डिपेंड करता है? स्प्रिंग कौन से मटेरियल से बना है, स्प्रिंग की थिकनेस क्या है, मतलब क्रॉस सेक्शन का जो स्प्रिंग तो ने देखी होगी, वो रेलवे ट्रैक, रेलवे जो तुम्हारे
ट्रेन के जो कंपार्टमेंट्स होते हैं उसके नीचे जो रेल्स होती है, रेल्स जिसके ऊपर जो ट्रैक के ऊपर रखते हैं, उसमें बहुत बड़े शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग्स, ह्यूज स्प्रिंग्स. यू कैन नॉट इवन लिफ्ट दैट अलोन. यू नीड 2-3 पीपल टू लिफ्ट दैट स्प्रिंग. दैट्स सो ह्यूज. उसका डायमीटर इतना मोटा होता है. ठीक है, वो एक स्प्रिंग हो गया. तुम्हारे व्हीकल में भी स्प्रिंग होती है, दैट इज शॉक एब्जॉर्बर्स. साइकिल में स्प्रिंग नहीं होते, बट या अंदर तो होते होंगे शायद, शॉक एब्जॉर्बर्स के अंदर. मतलब वो जो तुम्हारा, आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसको, व्हाट डू यू कॉल दैट? नहीं, नॉट एक्सेल एक्चुअली, दोस 2 सिलेंडर्स, जो 2 सिलेंडर होते हैं ना. बट आई डोंट नो इट्स स्प्रिंग फोर्स और समथिंग एल्स. देयर माइट बी, आई हैव नेवर. स्प्रिंग ही होगी ना. तो वहां भी स्प्रिंग होती है, मतलब जहां पे शॉक एब्जॉर्ब करना है स्प्रिंग का यूज होता है. ठीक है, और ये जो कंप्रेशन और इलोंगेशन प्रोड्यूस होता है स्प्रिंग में, वो एक्स के ऊपर और के पे ऊपर डिपेंड करता है. तो के इज बेसिकली द स्प्रिंग कांस्टेंट. इसका यूनिट है, ऐसा यूनिट है के का, न्यूटन पर मीटर. स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग एंड इट्स ज्योमेट्री. ज्योमेट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स बिकॉज स्प्रिंग तुम्हें पता है स्पाइरल होता है. कोई कोई स्प्रिंग में जो स्पाइरल्स होते हैं वेरी क्लोज टुगेदर. कोई कोई स्प्रिंग में गैप होता है काफी ज्यादा. डिपेंड करता है उसका थिकनेस, क्रॉस सेक्शन का कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि. यस. हाँ, बिकॉज उसके अंदर वायर होता है जो मेटालिक होता है, जिसको स्पाइरल शेप देते हैं. एंड इट डेफिनेटली इट डस, because if you pull more it pulls towards itself, so there is a, you can say, resistive force. स्प्रिंग फोर्स बेसिकली, रेजिस्टिव फोर्स को स्प्रिंग फोर्स ही बोलेंगे हम लोग. क्या दिखा है यहाँ पे? सो दो एग्जांपल्स है. एक इलोंगेटेड स्प्रिंग, एक कंप्रेस्ड स्प्रिंग है. उसकी नॉर्मल लेंथ डॉटेड लाइन से दिखाई है. कैन यू सी दैट? ये उसकी नॉर्मल लेंथ है. फर्स्ट केस में नॉर्मल लेंथ से ज्यादा उसको इलोंगेट किया है नीचे की तरफ. ठीक है, एक पुल दिया है उसको. यू सी दैट x in the first figure, x is the elongation produced. और नीचे दिख रहा है तुम्हें f is equal to kx, that is the spring force which spring is exerting to regain its original shape. ठीक है. अच्छा, सेकेंड केस में कंप्रेशन दिखाया है जिसमें ऊपर की तरफ कंप्रेस किया है, there is x again. नाउ हाँ, एग्जैक्टली. सो f इज इक्वल टू यहाँ पे, जरूरी नहीं है, तुम थोड़ा इलोंगेट कर सकते हो, ज्यादा कंप्रेस भी कर सकते हो, थोड़ा कंप्रेस कर सकते हो, ज्यादा इलोंगेट भी कर सकते हो. हाँ, लेकिन मैक्सिमम लिमिट आई थिंक सो मे बी डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री अगेन. कुछ स्प्रिंग ज्यादा इलोंगेट करने के लिए बनी होती है, कंप्रेशन में वो इतनी एफिशिएंट नहीं होती. कुछ स्प्रिंग्स कंप्रेशन को ज्यादा सपोर्ट करती है, इलोंगेशन उनके बस की बात नहीं है. जैसे शॉक एब्जॉर्बर्स में कंप्रेशन पे ही फोकस होता है, बिकॉज वेट होता है ना उसके ऊपर, तो वो वेट की वजह से वो कंप्रेस्ड ही रहती है स्प्रिंग. जैसे ही शॉक्स आते हैं, सो व्हाट हैपेंस इज द स्प्रिंग एब्जॉर्ब्स दैट बाय एक्स्ट्रा कंप्रेशन, दैट स्प्रिंग एब्जॉर्ब्स द जर्क्स. एग्जैक्टली. उसमें इलोंगेशन की जरूरत नहीं, इलोंगेशन होता है लेकिन बहुत मिनिमल, कंप्रेशन ज्यादा होता है. सो डिपेंड करता है, वो भी ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है. अच्छा, ये स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव क्यों होता है? Force applied by the spring is always opposite to the displacement produced at one end. जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स एक्ट कर रहा है. अगर तुम इलोंगेट कर रहे हो, स्प्रिंग फोर्स का पूरा मोटिव है इलोंगेशन को कम करके नॉर्मल शेप एंड साइज और लेंथ रीगेन करना, तो मतलब एफ की डायरेक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है, इसलिए स्प्रिंग फोर्स के आगे नेगेटिव साइन लगती ही है हमेशा. एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स.
ठीक है, मस्त था ना, इजी था, 3 फोर्स थे और कुछ ही नहीं था, टेंशन, वेट और स्प्रिंग। तो इसमें कैसा है कि ये भी एक टाइप का, देखो टेंशन है, रिएक्शन है, ये एक फैमिली के फोर्सेस हैं, बट इनका नेचर अलग है बिकॉज ऑफ द मटेरियल इन विच दे आर प्रोड्यूस्ड, बिकॉज ऑफ देयर शेप साइज। तो ये भी एक टाइप का रिएक्शन ही है, ये सारे मैं तो बोलूंगा दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ रिएक्शन फोर्सेस, बट दे आर समटाइम्स टेंशन, समटाइम्स स्प्रिंग फोर्स, समटाइम्स नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अभी इसमें क्वेश्चन कैसे होते हैं, फुल वेक्टर का यूज है, मतलब वेक्टर में तुम्हारी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, वेक्टर का फुल यूज है यहाँ पे, और अलग अलग सिचुएशन देंगे तुम्हें, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, हो सकता है तो डायरेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट करना है, बट यू हैव टू यूज योर इमेजिनेशन। फॉर्मूले जो भी वेक्टर से रिलेटेड बेसिक फॉर्मूले है उनका ही यूज है, कोई ज्यादा कोई हाई फाई कुछ है नहीं, इसलिए तुमने देखा कोई डेरिवेशन अभी तक इसमें पढ़ा नहीं है, तो मतलब वेक्टर को तुम्हें अभी ये फोर्सेस के पर्सपेक्टिव से यूज करते जाना, दिया रहेगा, तो वो तो बोला ना मटेरियल पे और इस पे ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, मतलब वो सिचुएशन वो लोग देंगे, बाकी तो कुछ नहीं है। ठीक है, ट्राई करो। क्या बोला है, इन द गिवन फिगर, इन द फिगर गिवन बिलो, टेंशन मॉड ऑफ टी लिखा है, मतलब मैग्नीट्यूड इज 45 न्यूटन, T1, determine the angle theta and magnitudes of tension T2। यस, ओके, इसके लिए ठीक है, यस 1 kgf इज 10 न्यूटन, यू कैन टेक इट, यहाँ पे बोला नहीं है कुछ तो 10 kgf चलेगा, मतलब जी की वैल्यू 10 ले रहे हो तुम बेसिकली। तो सिचुएशन थोड़ा समझ लो इसमें, ये है तुम्हारा mg, ये mg यहाँ पे सस्पेंडेड है, मेरे को बताओ यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, कितना होगा वो, इक्वल टू mg, मतलब 3 इंटू 10 मतलब 30 न्यूटन, ये 30 न्यूटन ये T1 और T2 में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है, आधा बेयर कर रहा है ये T1 और आधा, आधा मतलब नॉट एग्जैक्टली आधा, some part of it is balanced by T1 and some part of it is balanced by T2, you have been given T1, you have to find T2, और यहाँ पे एक एंगल दिया है थीटा। अच्छा, यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि ये एंगल 90 होगा, बाकी कोई एंगल की कुछ बात की नहीं है। हाँ, तुम बोल सकते हो कि ये एंगल थीटा होगा, और तुम ये भी बोल सकते हो कि ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि तुम बोल सकते हो कि ये 90 होगा, मतलब ये सब हम सोच सकते हैं इसमें। हाँ, T1 के दो कंपोनेंट हो गए, यू आर राइट, T1 के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे, एक T के ऑपोजिट और एक T2 के ऑपोजिट, T2 के ऑपोजिट वाला जो कंपोनेंट है वो T2 को बैलेंस करेगा, और T के ऑपोजिट वाला कंपोनेंट वो T को बैलेंस करेगा। T2 का क्या होगा, क्या T2 में कोई टेंशन होगा, होगा तो सही, नहीं तो ये ऐसे गिर जाएगा नीचे, मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पे पकड़ के रखा है उसने, तो वो कितना है, दैट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, T2 इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ T1, बट उसके लिए ये एंगल नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हें अगर वर्टिकल कंपोनेंट मिलता है इसका तो ये एंगल मिल जाएगा,
ट्रिग्नोमेट्री से, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ मतलब डू यू गेट इट, ये एंगल तुम्हें ये और ये एंगल सेम हो जाएगा। ठीक है, लेट मी हेल्प यू। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये थीटा है, ये थीटा है, ठीक है। थीटा साइन इनवर्स ऑफ 2/3। अच्छा, तुम ये इसको 30 ले रहे हो? वो T1 का वर्टिकल कंपोनेंट होगा। मतलब तुम बोल रहे हो कि T1 साइन थीटा इज इक्वल टू 30। हाँ, आई एग्री विथ यू। T1 साइन थीटा इज इक्वल टू 30, सो साइन थीटा इज इक्वल टू 30/45। 15 2 जा 15 3 जा 2/3, यू आर करेक्ट। तो साइन थीटा आ गया अपने पास। तो अगर साइन थीटा 2/3 है तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यू एग्री? तो दैट इज 1 माइनस 4/9, दैट इज अंडर रूट ऑफ 5/3। करेक्ट है? ठीक है, तो ये कॉस थीटा हो गया, कॉस थीटा। तो हमें क्या ढूंढना है? ये वाला, ये कंपोनेंट इसका T1 कॉस थीटा। नहीं, रूट से बाहर निकलेगा ना। सो T1 cos थीटा इज 45 इंटू रूट 5/3। 3 इसको कट करेगा, यहाँ 15 आएगा, यहाँ पे आएगा 15 रूट 5। ये 15 रूट 5 क्या है? ये T1 cos थीटा है, दैट इज दिस कॉम्पोनेंट विच बैलेंसेस T2। सो T2 की वैल्यू आ गई है, T2 की वैल्यू है 15 रूट 5 न्यूटन। देखते हैं करेक्ट है कि नहीं। ओके, एक तो वो चेंज हो जाएगा, दूसरा थीटा ढूंढने की जरूरत नहीं थी ना, डायरेक्टली मैंने मेरी मेथड से साइन थीटा से कॉस थीटा बना सकते हैं, क्योंकि कॉस थीटा ही ढूंढना है ना आफ्टर ऑल, तो वैसे भी रख सकते हैं। कितना फर्क है हमारा? रूट 5 है ना, रूट 5 की वैल्यू कितनी होती है? 2 पॉइंट, आर यू श्योर? 2.41 इंटू 15, सो दैट इज अप्रोक्सीमेटली, या सही है? समझ में आया तुमको कैसे किया? थीटा की वैल्यू उनकी कहाँ से आई या हमारी? मैंने तो थीटा की वैल्यू ढूंढी नहीं, मैंने क्या किया? ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया। साइन थीटा ये है, तो कॉस थीटा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट? तो आ गया, साइन थीटा की वैल्यू डाल के कॉस थीटा आया, T1 कॉस थीटा T2 है, तो हो गया। तो कॉस कैसे ढूंढा हूँ? विदाउट साइन थीटा, क्योंकि हमें पता है कि T1 का वर्टिकल कंपोनेंट T को बैलेंस कर रहा है, और T1 का वर्टिकल कंपोनेंट साइन थीटा से ही आएगा, और फिर ही हम साइन थीटा से कॉस थीटा ढूंढ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ढूंढे। How you will find T2? For T2 you need to find T1 cos theta. How you can find T1 cos theta? You don't know theta, so don't worry, you can find T1 sin theta which is equal to T, है ना? तो first you find T1 sin theta, from sin theta you find cos theta, you multiply cos theta with T1 to get T1 cos theta which is equal to T2। ऐसा लिखो मत, मतलब आई डोंट नो, एक्सरसाइज सॉल्व करो, ये तो समझ के लेना है तुमको। हाँ, कोई फिगर है? हाँ, फिगर भी है, देता हूँ मैं तुमको। ये अच्छे क्वेश्चन है, इनफैक्ट ये सब वेक्टर्स में भी आते हैं ये क्वेश्चन, मतलब ये कोई ऐसा चैप्टर फिक्स्ड नहीं है इसका कि इसमें ही आएगा, ये तो वेक्टर में भी हो सकते हैं क्वेश्चन, वेक्टर के ही क्वेश्चन। हमें वेक्टर में और एक टॉपिक करना है, रिलेटिव मोशन, थोड़ा सा अच्छा नहीं गया था अपना। ठीक है, पी एक्स एंड पी वाई, तुम्हें ढूंढना है टेंशन।
T1 T2 T, या T का रिजल्टेंट नहीं, बताता हूँ। T1 और T2 का रिजल्टेंट T होगा। 45 30 नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ, T कितना है, क्या ले रहा है, G कितना है, 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या है ये, मजाक कर रहे क्या? आई जोकिंग? 10 ले लो, 10। हाँ, तो 200 न्यूटन। ये टी को कौन बैलेंस कर रहा है, T1 और T2। हमको इनके बीच का एंगल पता है कितना है? 45 प्लस 75, 105। ठीक है। ओके, अच्छा मुझे बताओ, ये T2 है ना, T2 ये T2 के दो कंपोनेंट है, यू एग्री, ये वाला और ये वाला। इसको मैं नाम देता हूं चिंटू और पिंटू। ठीक है। अच्छा, ये जो T1 है ना, T1 इसके भी दो कंपोनेंट है, इसको भी मैं नाम देता हूं बिट्टू, यहां पे आएगा, और यहां पे तो पिंटू ही आएगा यार। अच्छा ये देखो, ये क्या कर रहे हैं, जेड और एक्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं, तो जेड और एक्स तो है ही नहीं, मतलब उसको, ये वेट को यहां पे बैलेंस कौन कर रहा है, इन दोनों के, T1 और T2 के वर्टिकल कंपोनेंट्स, मतलब उनका जो सम है वर्टिकल कंपोनेंट्स का, दैट इज इक्वल टू 200 न्यूटन। कैन यू डू दैट नाउ? ट्राई इट मैन, कम ऑन गाइस, हो जाएगा, हो जाएगा। ऐसा करके कुछ ड्राइग्राम बना के वेक्टोरियली, इट्स अप टू यू, मैं सब हटा देता हूं, क्लीन स्लेट, 5 मिनट्स कर लो। हाँ, टेंशन के कंपोनेंट आई थिंक हेल्प करेंगे तुमको, एंगल भी है, अब कैसे उसका यूज करना है देखो तुम, क्योंकि हमें पता है वो 105 है नीचे। हाँ हो जाएगा। ये भी दे ही देगा, मैंने ऐसा डम जैसा, मैं मतलब क्या बोलूं मैं। ये देखो इतना ऑब्वियस, इधर तुम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की लाइन बनाओगे, किसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इन दोनों के, तो ये कितना एंगल होगा, ये 45 होगा, ये कितना होगा, हो गया, तो एंगल भी है तुम्हारे पास। अब तो वर्ड देखो, अब तो हो गया ना। अब ये अगर कॉस थीटा है तो यही साइन थीटा हो जाएगा इधर, साइन 30 साइन 45, T1 साइन 30 T2 साइन 45, दोनों का सम 200, दोनों का सम 200, तो T1 T2 कैसे मिलेगा, और भी कुछ होना चाहिए। हाँ, और T1 T2 इक्वल भी है उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। देखो 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 देखो, एक इक्वेशन, दो इक्वेशन से काम करना पड़ेगा शायद। देखो, एक है T1 cos थीटा इज इक्वल टू T2 cos थीटा, थीटा नहीं अल्फा, बेसिकली दोनों का एंगल अलग है ना, अल्फा। ठीक है, एक ये इक्वेशन बन गया, थीटा और अल्फा है हमारे पास, 45 और 30, T1 T2 नहीं है हमारे पास, इससे एक इक्वेशन बना। दूसरा इक्वेशन, T1 साइन थीटा प्लस T2 साइन थीटा साइन अल्फा इज इक्वल टू 200। दोनों इक्वेशन बन गए, सॉल्व करके T1 T2 आ जाएगा। कम ऑन,
मृण्मय, इसमें ये तेरे को वो पेंडुलम का एग्जांपल देना है। पेंडुलम जब स्विंग होता है तो उसमें कैसे एनर्जी चेंजेस होते हैं, जो मैंने वीडियो में मतलब लाइव क्लास में बताया था। 2.732 मतलब 1+√3। 1+√3 को ये करना रैशनलाइज। तो 400 ब्रैकेट √3 - √2, तो 400 ब्रैकेट 1.732 - 1.414 माइनस कर मल्टीप्लाई कर। 200 से कम ही होना चाहिए बेसिकली। कम इसलिए होना चाहिए क्योंकि शेयर हो रहा है वेट टेंशन 128, तो बाकी का 200 - 128 होना चाहिए क्योंकि शेयर हो रहा है ना वेट। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। √1/√2।
क्या तेरा कितना है? ऑनलाइन किसी को आया है? साइन 60 हो जाए, साइन 30। हाँ, इसमें सिर्फ इसकी वैल्यू डालनी है। T2 ब्रैकेट √3 + 1 इंटू, वही है ना तेरा, बट इंटू 4। हाँ, डिवाइड बाय आ रहा है, डिवाइड आ रहा है, तुम्हारा सही लग रहा है मेरे को। T2 इज इक्वल टू 400 डिवाइड बाय 1 + √3, यही आ रहा है ना तेरा। और इसको सिंप्लीफाई करने से क्या आ रहा है? ऑनलाइन किसी को आ रहा है क्या? मैं आंसर नहीं चेक करना चाहता बिफोर somebody confirms, like T1 निकाल, T1 निकाला तूने? 200 माइनस, नहीं उसमें वैल्यू डाल के, मतलब T2 की वैल्यू तो यहीं पे डाल दे, यहीं पे, और 1 + √3 के टर्म्स में ही डाल, सिंप्लीफाई कर और T1 निकाल चेक करने के लिए। वन 46.41 तेरा है। चेक कर यार, वी नीड द आंसर। मिस्टेक मिल गया। दूसरा वाला फोर्स T1 180 आ रहा है, 179 ज़्यादा आ रहा है। किसको?
हाँ, उसको ही वैल्यू इसमें डालनी है फर्स्ट वाले इक्वेशन में, नीचे इसमें, तो T1 आ जाएगा ना तेरा। आई डोंट नो, मैंने कुछ कैलकुलेशन, मेरा भी हो सकता है इश्यू, आना चाहिए अराउंड 50s में ना कुछ, 146, हाँ, बट देखो T1 507.2 root 2 by 4. T2 कितना आया था तेरे को, 146? हाँ भाई, मेरे को 178 ही आ रहा है, 178, 179 T1। चलो चेक करते हैं। वन 146, 179, बिल्कुल सही। वो जो हम सोच रहे थे कि वो बैलेंस कर रहा है, वो गलत है, क्योंकि उसके दो कंपोनेंट यहाँ भी तो जा रहे हैं जो एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं। इसके लिए यहाँ पे टेंशन, वो अब टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों बैलेंस कर रहे हैं उसको, दोनों का टेंशन ऐड हो जाएगा। T1 और T2, ये T1 और T2 के जो वर्टिकल कंपोनेंट का सम 200 होगा। T1 और T2 आपस में 200 नहीं होंगे, एक 146, एक 179। सही है, तुम्हारा सब सही था, मेथड भी सही था, सब कुछ सही था, सिर्फ आंसर निकालने में गड़बड़ हुई है। 146 तक सही आ गया था, तो एग्जीक्यूशन पे थोड़ा तुम्हें काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये इसमें लास्ट है, ये इसको बाद में हम लोग देख सकते हैं। चलो नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। फ्रिक्शन आ गया है। फ्रिक्शन एक बहुत बड़ा पार्ट है तुम्हारा इस चैप्टर का। बैंकिंग ऑफ रोड भी है। हाँ, उसी के ऊपर बेस्ड है, बैंकिंग ऑफ रोड, बेंडिंग ऑफ बाई साइकिलिस्ट और मोटरसाइकिलिस्ट, वो सब फ्रिक्शन के ऊपर ही बेस्ड है। So forces applied by the objects on each other when they are brought in contact are called contact forces. In this section, we are strictly talking about solid objects in contact. Strictly. ठीक है? When two solid objects are brought in contact, then the nature of contact can be different for objects of different shapes. For example, when spherical object is brought in contact with a flat surface, ideally there will be point contact between the two objects. Similarly, when cylindrical object is brought in contact with flat surface, then there is a line contact between these two objects. जैसे तुम्हारे कार का wheel, it has a thickness, or bike ka wheel, which is thick, which is kept on a surface, then only one line will be connected, the tangential mode of contact will be there. When a cubical block is kept on a flat horizontal surface, then it makes surface contact with the surface. पूरी एक surface contact में आ जाती है. Contact force between two objects is defined in terms of two mutually perpendicular components. Hence, we need two mutually perpendicular directions to describe contact force acting between them. ठीक है, इंट्रोडक्शन तो बहुत इजी था। ये कॉन्टैक्ट फोर्स की अगर हम बात करते हैं, तो दो फोर्सेस
दो ऑब्जेक्ट्स अगर एक दूसरे के साथ फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर कैसे फोर्स एक्सर्ट करते हैं, उसको ही कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं, और वो डिपेंड करता है उनके शेप के ऊपर, मतलब दोनों सरफेसेस के शेप के ऊपर या ऑब्जेक्ट के शेप के ऊपर जो किसी सरफेस पे रखा गया। When objects are in point contact or line contact, then these two mutually perpendicular directions are common tangents and normal. Common tangents and normal. Two mutually perpendicular directions. ठीक है, ठीक है। सो ये इफ यू कैन सी यहाँ पे एक ऐसी एक लाइन होगी जो रोड के साथ एक कांटेक्ट बना रहा है, ठीक है। अब ये जो लाइन है ये क्या है, व्हाट इज दिस लाइन? इमेजिनरी लाइन। व्हाट इज दिस लाइन विथ रिस्पेक्ट टू दिस cylindrical object? It is a tangent, ठीक है। एंड व्हाट इज द नॉर्मल? टेंजेंट एंड नॉर्मल बोला ना उसने। when objects are in point contact or line contact, then these two mutually perpendicular directions are common tangent and normal. So normal will be like this. Normal का मतलब क्या होता है? Perpendicular. So it will be like this, in this direction. और इस डायरेक्शन में क्या एक्ट करता है? ये एक डायरेक्शन है और ये एक डायरेक्शन है। अच्छा, अगर मैं ये टेंजेंट को ऐसे घुमा दूं, मतलब मैं इसको ऐसे बनाऊं, कोई फर्क पड़ेगा इससे? टेंजेंट तो ऐसे भी होगा ना, एक टेंजेंट ऐसे भी तो हो सकता है। तो हाँ, मतलब अगर लाइन कांटेक्ट है, इवन पॉइंट कांटेक्ट में भी तो टेंजेंट बहुत सारे हो सकते हैं। तो टेंजेंट को मैं ऐसे भी बना सकता हूं, दिस कैन ऑल्सो बी ए टेंजेंट। टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो एक फोर्स ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, एक फोर्स ये नॉर्मल डायरेक्शन में होगा। हाँ, मतलब यस यू कैन से दैट, क्योंकि टेंजेंट जिस पोजीशन से पास करेगा वहां से वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल पास करेगा, और नॉर्मल क्या होता है? वेट। वेट तो होगा ही, टेंजेंट भी होगा। मतलब वो लोग क्या बोलना चाहते हैं, दे आर गिविंग यू अ बिगर पिक्चर। इन एनी सिचुएशन इफ देर इज अ पॉइंट कॉन्टैक्ट और अ लाइन कॉन्टैक्ट, देर विल बी टू फोर्सेस, वन अलोंग द टेंजेंट, वन अलोंग द नॉर्मल। फ्रिक्शन, वेट, फ्रिक्शन, वेट, फ्रिक्शन, वेट, हॉरिजॉन्टली ही एक्ट करता है। नहीं मतलब अगर गाड़ी जा रही है तो फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। वर्टिकल भी तो हो सकता है ना, मतलब वर्टिकल मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। जब गाड़ी ऐसी जा रही है तो फ्रिक्शन ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है, हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन भी हो हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। तो ये जो बोल रहे टेंजेंट वो भी सही है। ये गाड़ी सेम टर्न लेगी उत्सव चौक पे, तो फ्रिक्शन दोनों डायरेक्शन में होगा। फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, क्योंकि टर्न ले रही है कार, तो कार अंदर भी तो स्किड हो सकती है। अंदर स्किड होती है, बाहर स्किड होती है? पीछे से बाहर जाती है, बेंडिंग ऑफ रोड में बाहर जाती है, हाँ, तो बाहर भी हो सकती है और पीछे भी हो सकती है स्किड। मतलब ये टेंजेंशियल सही है। पीछे तो अपने रोड के फ्रिक्शन की वजह से। उस तूने साइकिलिंग
साइकिलिंग कर रहा है, तू उत्सव चौक पे आया, तू टर्न ले रहा है, तूने पेडल मारना बंद कर दिया, क्या होगा? तेरी साइकिल स्लो होगी कि नहीं? सिर्फ बाहर थोड़ी जाएगी, स्लो भी होगी। मतलब दोनों टेंजेंशियल डायरेक्शन में तेरा फोर्स एक्ट कर रहा है, वो कौन सा है? फ्रिक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो कांस्टेंट है वेट। तो मतलब ये फ्रिक्शन हमें लेफ्ट और राइट भी खींच सकता एग्जैक्टली, दैट डिपेंड्स ऑन नहीं, योर डायरेक्शन ऑफ मोशन। फ्रिक्शन अभी मैं तेरे को बताता हूं, इसमें टेंजेंशियल फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे चेंज होता है। इफ यू आर गोइंग इन द स्ट्रेट डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट में कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। इफ यू आर टर्निंग, तुम्हारे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टेंजेंट फ्रिक्शन आ जाएगा, फ्रिक्शन का कंपोनेंट बढ़ जाएगा, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन का कंपोनेंट है वो कम हो जाएगा, बट रहेगा दोनों में। मतलब जैसे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट के साथ अपना टायर एंगल बनाना चालू करेगा तभी हाँ, फ्रिक्शन जब तक 90 डिग्री एंगल रहा हॉरिजॉन्टल टेंजेंट के साथ, तभी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट में कोई भी फ्रिक्शन का वैल्यू नहीं रहेगा, बिकॉज cos 90 जीरो होता है। तो ये तो, अरे देखना यार, तू आगे जा रहा है, आगे सीधा, तेरा फ्रिक्शन किधर खींच रहा है तेरे को? अच्छा, फ्रिक्शन का डायरेक्शन इधर है, इधर देख, तू इधर जा रहा है, तेरा फ्रिक्शन इधर खींच रहा है, इस डायरेक्शन में क्या फोर्स होगा तेरे ऊपर? क्योंकि ये एंगल कितना है, तो ये अगर f है तो ये f cos 90 हो गया, विच इज जीरो। मतलब सिर्फ तेरे को पीछे की डायरेक्शन में, अब जैसे ही तू बेंड करेगा, जैसे ही तू बेंड कर रहा है, तू टर्न ले रहा है, तो क्या हो रहा है? टर्न तेरा सिर्फ आगे के व्हील होते हैं किसी भी व्हीकल में, पीछे का व्हील तो टर्न नहीं होता है। तो पीछे के व्हील पे जो फोर्स है, अब वो एग्जैक्टली पीछे नहीं होगा, अब वो यहां पे होगा। तो इसके पास दो कंपोनेंट आ जाएंगे, वो टेंजेंशियल कंपोनेंट है जो फ्रिक्शन है। ये बहुत अच्छी लाइन है एक्चुअली। यहां पे इधर से ये उसने बोलना शुरू किया है, कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। Hence, we need two mutually perpendicular directions to describe contact force acting between them. When the objects are in point contact or line contact, then these two mutually perpendicular directions are common tangent and normal. Common tangent and normal. When objects are in surface contact, ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हें भर भर के, जब तक तुम वो बैंकिंग पे पहुंचते नहीं हो, सरफेस कॉन्टैक्ट का ही क्वेश्चन करना है। दैट इज अ ब्लॉक केप्ट ऑन अ टेबल, pulled with the help of a string with a hanging mass suspended from a pulley। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो अगर वैसा सरफेस कांटेक्ट हो रहा है, then these two mutually perpendicular directions are along the surface and normal to the surface। खत्म। along the surface मतलब friction in backward direction, और normal to the surface मतलब normal reaction force which is opposite to the weight। बस यही दो चीजें अगर तुम आइसोलेट कर सको किसी भी बॉडी में, इन केस ऑफ फ्रिक्शन यू सॉल्व एनी क्वेश्चन। बस यही है। component of contact force along the normal is called normal reaction। component of contact force, component of contact, अभी एक बार बार ना ये लोग ये वर्ड यूज करेंगे, contact force, contact force। तो मुझे बताओ contact force के कितने कंपोनेंट होते हैं? अभी पढ़ा, ये दो। कांटेक्ट फोर्स मतलब जब दो बॉडी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आती है। कांटेक्ट कितने टाइप के होते हैं? सरफेस कांटेक्ट या फिर लाइन या फिर पॉइंट कांटेक्ट। किसी भी कांटेक्ट में हमेशा दो टाइप के फोर्स होंगे विच विल बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, टेंजेंट एंड नॉर्मल। सरफेस कांटेक्ट होगा तो ये दो कंपोनेंट कौन से होंगे? एक अलोंग द सरफेस अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और एक नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है? तो व्हेन दे आर सेइंग कांटेक्ट फोर्स में मतलब दो फोर्स काउंट करना है अपने को, कौन से? फ्रिक्शन नॉर्मल, फ्रिक्शन नॉर्मल, बस। तो यहां पे देखो, अगर एक ब्लॉक को एक टेबल पे रखा गया है तो इसके ऊपर एक्ट होने, अच्छा इसको हमने पुश भी किया है, इसको हमने पुश भी किया है या पुल किया है, ये पी दिख रहा है तुम्हें? ये पुल है, पुल। इसको मैं पुल कर रहा हूं, ठीक है?
ये पुल की वजह से इसमें दो फोर्स क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन ये दो फोर्स को मैं अलग अलग नहीं देख रहा हूं, मैं एक सिंगल फोर्स की तरह देख रहा हूं, विच इज दिस एफ. What is this F? This is known as contact force. Exactly. Whose components are, or who is the resultant of? Whose components are? Normal and tangential. Perpendicular and tangential. Perpendicular will be normal reaction. Tangential will be friction along the surface. मतलब ये किसके रिएक्शन में क्रिएट हुए हैं, किसको रिएक्ट कर रहे हैं? पुलिंग को. अगर पुल नहीं होता तो ये होता क्या? तो क्या होता? सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन. क्या उसको हम कांटेक्ट फोर्स बोल सकते हैं? नहीं, हम ऐसा उसको कोई स्पेसिफाई नहीं करते हैं. नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कांटेक्ट का कंपोनेंट तब बनता है जब हम पुल एक्सर्ट करते हैं किसी बॉडी के ऊपर. अगर बॉडी को पुल करेंगे ही नहीं तो नॉर्मल तो होगा, बट वो कांटेक्ट फोर्स के कैटेगरी में नहीं होगा. फ्रिक्शन तो होगा ही नहीं, फ्रिक्शन तो होगा ही नहीं, इसलिए कांटेक्ट फोर्स नहीं होंगे. कांटेक्ट फोर्स मतलब एफ, और एफ के दो कंपोनेंट नॉर्मल और फ्रिक्शन. ठीक है, क्लियर है? चलो. एंगल पे पुल किया तो तुम जिस डायरेक्शन में पुल कर रहे हो, जिस एंगल पे, उसका कंपोनेंट पुल होगा, जिसका रिजल्टेंट एफ होगा, जिसके कंपोनेंट एन और एफ, स्मॉल एफ होंगे. मतलब ये तुम जो बोल रहे हो ये ऐसा है सिचुएशन कि सपोज मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है. मैं हाथ से लाइन नहीं बनाऊंगा क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा हो जाता है उसमें. समझ में आया तुमको जोक? हाथ से लाइन बनाने में फ्रिक्शन ज्यादा होता है. इसको मैग्नीफाई करोगे ना तो तुम्हें फ्रिक्शन दिखेगा. तुम्हें ये भी आएगा फ्रिक्शन इज अ माइक्रोस्कोपिक फोर्स. यू नो व्हाई? Because no matter how smooth the surface looks, if you magnify microscopically, you will see the unevenness of the surface, and that unevenness is making that interconnection, or you can say interaction with the particles of the surface kept on it. And when you pull, that what you call the force of attraction between these particles in contact, which interact with each other, they don't let it slide, and the friction is more. तो कौन सी लाइन प्रिफर करोगे कम फ्रिक्शन के लिए, ऊपर वाली या नीचे? ऑफ कोर्स ऊपर वाली, बिकॉज यहाँ पे फ्रिक्शन बहुत कम है. ठीक है. सो या व्हाट यू आर सेइंग कि मेरे पास एक ब्लॉक है और मैं ये ब्लॉक को ऐसे पुल कर रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये मेरा पुल का एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ, मतलब ये है अगर एंगल थीटा तो मेरा कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा, जिसकी वजह से क्रिएट हो रहा है यहां पे कांटेक्ट फोर्स. ये कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट्स है, एक नॉर्मल रिएक्शन और एक फ्रिक्शन. हाँ, एग्जैक्टली. सो बेसिक तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो एफ कॉस थीटा है, इसका अगर तुम मतलब इसको जो बैलेंस करने वाला फोर्स है वो ये होगा एफ, बट वो हमेशा एफ कॉस थीटा से कम रहेगा क्योंकि मोशन तो इधर हो रहा है. यही है ना, इसलिए तो फ्रिक्शन दिमाग खराब करता है, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन, एडजस्टिंग फ्रिक्शन, मतलब वो एडजस्टिंग फोर्स है. और एडजस्टिंग ऐसा है कि फ्रिक्शन जीरो कब होता है? जब मोशन जीरो हो जाता है. बाकी फ्रिक्शन जीरो कभी होता ही नहीं है, वो कुछ ना कुछ तो रहती है उसकी क्वांटिटी, बट इट इज लाइक विद इन अ लिमिट, मींस इट इज ऑलवेज लेस देन द फॉरवर्ड फोर्स विच इज प्रोड्यूसिंग एक्चुअल मोशन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो इसकी f की वैल्यू विल ऑलवेज बी स्मॉलर देन f cos theta if the object is moving in forward direction. If the object is at rest, f cos theta becomes 0, f becomes 0, small f becomes 0. It's not that friction becomes maximum. Crazy concept, crazy. Constant मतलब? हाँ, डेफिनेटली. कोएफिशिएंट्स होते हैं ना, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पढ़ेंगे ना, कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. काइनेटिक फ्रिक्शन तभी एफ के बोलते हैं उसको, काइनेटिक फ्रिक्शन ये एफ के ही है.
सेम सेम होंगे तो ये रेस्ट पे आ जाएगा ना। सेम होंगे ही मतलब एक दूसरे को कैंसल आउट करके दोनों जीरो ही हो रहे हैं। हाँ मतलब रेस्ट में आ गया बॉडी, तो हमेशा छोटा ही रहेगा ये इन मोशन। Yeah, you can say that. Static friction is the amount of friction necessary to be overcome in order to move a body from rest, correct? So that is the, but what is the value of static friction? Exactly. तो वो इतना पैराडॉक्सिकल कॉन्सेप्ट है कि मोशन नहीं है तो हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन है, वैल्यू कितनी है? जीरो। कैन नॉट बी कैलकुलेटेड टिल यू मूव द बॉडी। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ कि ये जो स्मॉल एफ है या एफ के है वो किस पे डिपेंड करता है? तो मतलब इसके फॉर्मूला में सरफेस का कुछ होगा क्या? नहीं होगा। एन, हाँ एरिया पे एरिया पे तो डिवाइड हो जाएगा पूरा। आई एम नॉट श्योर अबाउट एरिया, मे बी आई फॉरगॉट, बट एन पे तो पक्का डिपेंड करता है। तो बेसिकली मास पे ही डिपेंड करेगा, एरिया पे तो मास डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना। नहीं, एरिया पे करेगा या मास पे करेगा? मैं तो बोल रहा हूँ मास पे करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो मास इंक्लूडेड है। मास क्या है? मतलब वेट क्या है? mg। उसको नॉर्म उसका ये क्या है? मतलब कंपोनेंट n। तो n अगर ज्यादा हुआ तो f पे फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। हाँ यस, यू कैन से दैट। मतलब एरिया पे नहीं, ऐसा मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ जब तक मैं पढ़ नहीं लेता हूँ। मुझे नहीं पता, देखते हैं, पढ़ते हैं पढ़ते हैं। आगे हो गया ना। है इधर ही आ गया, ऑलरेडी आ गया। अच्छा, ये वाली फिगर दिख रही है तुम्हें नीचे वाली? इसमें क्या दिखा है? सरफेस पे क्या इफेक्ट आ रहा है? इधर mg दिखाना चाहिए ना। एक मिनट, 11.6, एक मिनट, हम लोग पढ़ते हैं ना। डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इज सच दैट ऑब्जेक्ट ट्राई टू पुश अवे ईच अदर। हाँ क्यों नहीं? Direction of normal reaction is such that object try to push away each other, and direction of friction is such that it tries to prevent or oppose the relative motion between two objects. Relative motion between two solid objects in contact cannot be along their normal to the contact, and normal reaction acts to prevent any relative motion along the normal. ये सेंटेंस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सॉलिड ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टैक्ट कैन नॉट बी अलोंग देयर नॉर्मल टू द कॉन्टैक्ट। हाँ, रिलेटिव मोशन ऐसा वर्टिकल तो नहीं हो सकता अगर बॉडी कॉन्टैक्ट में है तो। एंड नॉर्मल रिएक्शन एक्ट्स टू प्रिवेंट एनी रिलेटिव मोशन अलोंग द नॉर्मल। हाँ, normal reaction acts to prevent any relative motion along the normal normal reaction force नहीं जाने देता, ऐसा बोल रहे हैं। normal reaction acts to prevent any relative motion along the normal। ठीक है, relative motion between two solid objects in contact is possible along the tangent or parallel to the surface in contact, but only when force causing the motion is sufficient to overcome the friction. So let us consider an example of block of mass m kept on a flat horizontal surface as shown in the figure. External force P applied on the block is trying to move the block along the horizontal surface। ठीक है,
First, let us understand the direction of normal reaction. We know that the block is experiencing its weight in the downward direction, but horizontal surface in contact is preventing it to move down. Yes, नॉर्मल रिएक्शन का पूरा मोटिव ये होता है कि ब्लॉक नीचे ना जाने पाए, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन ऑफ द ब्लॉक को रोकता है, वो प्रिवेंट करता है, वही बताया था ऊपर. नॉर्मल रिएक्शन क्या करता है? ब्लॉक को बैलेंस करता है. किस डायरेक्शन में? वर्टिकल डायरेक्शन में. मतलब वर्टिकल मोशन नहीं होगा, नीचे जाने से रोकता है. तो वही हुआ ना कि वर्टिकल प्लेन में उसके मोशन को बैलेंस करता है. ठीक है. सो block, we know that block is experiencing its weight in the downward direction, but horizontal surface in contact is preventing it to move down by applying a normal reaction N to it in upward direction. A force opposite to this normal reaction is acting on the surface in the vertically downward direction, which is the weight. We know that according to the third law of motion, forces always exist in pair. We can see that block and surface are applying normal reaction on each other. In that way, in a way that two objects are trying to push away from each other. Force of friction is other component of contact force. एंड यहाँ पे क्या वो लोग ने एक्सप्लेन किया? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जहां पे हमको कोई डाउट नहीं है. डाउट कहां पे आता है? जहां पे फ्रिक्शन आता है. फ्रिक्शन इज व्हाट? वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स. वन कंपोनेंट इज normal reaction, other is friction. So let's talk about friction now. Force of friction is other component of contact force, and it appears only when there is a tendency of relative motion between the two objects, or relative motion is already taking place. यहाँ पे एक चीज बोलना चाहिए था, along the tangent to the surface या along the surface in forward direction. हाँ, between two objects तो normal reaction भी होता है, बट वो लोग को डायरेक्शन बताना चाहिए था. Force of friction is other component of contact force, and it appears only when there is tendency of, वो थोड़ा ज्यादा ब्राइट है तो वाइट उसमें ब्राइट अजीब दिखता है. टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, यहां पे मैं ऐड करूंगा along the surface. सरफेस एंड ऑब्जेक्ट, दोनों को ऑब्जेक्ट बोला है. अगर दो ब्लॉक होते हैं तो दोनों को ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं ना. एक के ऊपर एक ब्लॉक रखा है, ठीक, और रिलेटिव मोशन इज ऑलरेडी टेकिंग प्लेस. मतलब या तो टेंडेंसी होगी रिलेटिव मोशन की, या तो ऑलरेडी रिलेटिव मोशन होगा पहले से मोशन में, तभी वो प्ले में आएगा. कौन सा फोर्स? फ्रिक्शन कंपोनेंट. हियर इन द एग्जांपल of figure 11.6 पहले वाला, a horizontal force P is applied on the block. Due to this force P, the block develops a tendency to move to the right. मतलब friction is in play already. Here P may be sufficient enough to move the block. But at first, let us assume that small force P is applied on the block, which just tries to move the block, but it is not able to move the same. Yes. बस मीन्स उसका जो फ्रिक्शन है, इट इज नॉट एबल टू ओवरकम द उसका जो फोर्स है पुश या पुल का, इट इज नॉट एबल टू ओवरकम द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स. एग्जैक्टली. वॉल तो रिजिड है, क्या सरफेसेस यहाँ पे डिफाइन कर पाना बहुत मुश्किल है. जो मूवेबल होगा, जो फ्री टू मूव होगा, या ये तो रिजिड है खैर. In such a situation, horizontal surface below it applies a force of friction F on the block towards left in order to oppose the possible relative motion of the block, and opposite reaction of this friction F acts to the right on the horizontal surface below it. एक मिनट, ये कुछ तो बहुत बड़ी बात बोल दी उन लोग ने, क्योंकि ये नहीं. In such a situation, horizontal surface below it
मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं पता है? जब वो मूव नहीं कर पाया। हाँ, जब वो मूव नहीं कर पा रहा है तब वो लोग किसकी बात कर रहे हैं? ब्लॉक के नीचे वाली सरफेस की बात कर रहे हैं. Horizontal surface below it applies force of friction on the block towards left in order to oppose the possible relative motion of the block. बताता हूं. ये सरफेस है. हाँ, फ्री बॉडी डायग्राम है सरफेस का, ये ब्लॉक का. तो ये सरफेस पे इस डायरेक्शन में क्यों दिखाया है एफ? उस उल्टी डायरेक्शन में होना चाहिए ना. यही यही चीज यहाँ पे बताई है. In such a situation, horizontal surface below it applies force of friction F on the block towards left. Towards left तो यही है भाई, ये वाला. Towards left तो यही है. Horizontal surface applies a force of friction F towards left in order to oppose the possible relative motion of the block. An opposite reaction of this friction F acts to the right on the horizontal surface below it. फ्रिक्शन का रिएक्शन फोर्स सरफेस पे एक्ट करता है, ये वाला. हाँ, मतलब सरफेस के बिलो. जब ये कब तक होगा? जब बॉडी मूव करेगी तब. नहीं, जब तक बॉडी मूव नहीं कर रही है तब. जब तक बॉडी रेस्ट पे है तब तक ये सब चीजें होगी यहाँ पे. मतलब यहाँ देखो, बॉडी मूव नहीं करेगी तो फ्रिक्शन तो आएगा नहीं. फ्रिक्शन आएगा नहीं. तो फिर रिएक्शन कैसा आएगा? सुनना, फ्रिक्शन नहीं आएगा. फ्रिक्शन नहीं आएगा. ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज द फोर्स which is exerted. This is static friction. Friction होगा, but this is the force exerted by the horizontal surface on the block to keep it at rest against the applied force. और उसका रिएक्शन ये है जो सरफेस के ऊपर बॉडी एक्सर्ट कर रहा है. ये F कौन एक्सर्ट कर रहा है? सरफेस बॉडी के ऊपर. ये F कौन एक्सर्ट कर रहा है? इक्वल एंड ऑपोजिट. बॉडी सरफेस के ऊपर. स्टैटिक फ्रिक्शन है वो. Oh man, come on. You're jumping from one topic to another. But why you are saying frictionless? मतलब frictionless surface पे क्या होता है? Frictionless surface पे हाँ, बॉडी मोशन में ही रहता है. और यार frictionless surface में you cannot create a situation जहां पे बॉडी रेस्ट पे नहीं, हाँ रेस्ट से मोशन में जा रही है. अजीब है बहुत ही, मतलब इंसेप्शन टाइप का क्वेश्चन है ये. कैन यू थिंक? फ्रिक्शनलेस सरफेस, बॉडी रख दिया, मैं उसको पुश कर रहा हूं, कुछ रिएक्शन नहीं दे रहा है सरफेस. माइन्यूट टच मतलब हवा के झोंके से भी वो चलेगा, रुकेगा ही नहीं, फ्लोट होता रहेगा, स्पेस होगा वो. वैक्यूम में होता हो. हाँ वही तो, स्पेस ही है वो. बेसिकली ड्रिफ्ट कर रहा है बॉडी यहां से वहां. मोशन ही है, परमानेंट मोशन. नो एफ, नो एफ, नो नो एक्शन रिएक्शन, नथिंग. हाँ, अब छोड़ दे उसको, तू फ्रिक्शन पे आ जा. अभी मैं क्या बोल रहा हूं कि तू बोल रहा है कि ये फ्रिक्शन कैसे होगा, बॉडी तो मोशन में है ही नहीं. हाँ सरफेस है, लेकिन तूने ही पूछा ना कि फ्रिक्शन आएगा कहां से, बॉडी तो मूव नहीं कर रहा है. सर मतलब जब भी वो यूजर ये पुल अप्लाई करता है तभी से फ्रिक्शन शुरू हो जाता है, बट उसका नेचर अलग होता है. मतलब बॉडी मूव नहीं कर. लिमिटिंग फ्रिक्शन पे पहुंच गया और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्रॉस कर दी उसने, तब वो स्टैटिक पूरा गायब हो जाएगा और काइनेटिक फ्रिक्शन में बदल जाएगा. तो रेस्ट पे ही रहेगी. जब तक बॉडी मूव नहीं करते तब फ्रिक्शन नहीं. हाँ स्टैटिक फ्रिक्शन. हाँ बट लाइक जो हम बोलते हैं ना कि तुम्हारे कार के व्हील्स को रिप्लेस क्यों करना पड़ता है, बाइसिकल के व्हील घिस क्यों जाते हैं, तो इसमें भी फ्रिक्शन है ना. तो ये बॉडी डैमेज होना चाहिए नीचे से, होता है क्या? मतलब फ्रिक्शन जीरो है. लॉजिक से बोल रहा हूं मैं यार.
फ्रिक्शन नहीं है, वो इसी को स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, whose value is supposed to be zero, supposed to be. No, it is not zero because it's not allowing the body to start its motion. थोड़ा सा है अजीब, बट अच्छा है, इस पे डिस्कशंस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया क्या, ये F कहां से आया? नहीं, ये स्टैटिक फ्रिक्शन बॉडी सरफेस पे एग्जर्ट कर रहा है, ये कौन एग्जर्ट कर रहा है? नहीं, वो सरफेस बॉडी पे सरफेस बॉडी पे एग्जर्ट कर रहा है, और ये बॉडी सरफेस पे एग्जर्ट कर रहा है। अच्छा, ये क्या है? mg है। ये n है ना, n उसके ऑपोजिट, वो तो हो ही रहा है ना, ये n नहीं लिखना चाहिए, mg लिखना चाहिए यहाँ पे। p पुल है, पुल। हाँ, p और f सेम ही होगा, हाउ कैन यू से दैट? क्यों? तू किस पे बॉडी फोर्स अप्लाई कर रहा है, और ब्लॉक किस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है? हाँ, तो वो ट्रांसमिट हो रहा है थ्रू द ब्लॉक। सेम इसलिए है बिकॉज जब तक तू फोर्स एक्सर्ट करेगा, फोर्स बॉडी को आगे ले जाने की कोशिश करेगा, फोर्स की वैल्यू कम है, बॉडी आगे जाएगा नहीं, बट आगे जाने की कोशिश हो रही है, टेंडेंसी की वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन क्रिएट होगा। ये फ्रिक्शन को बैलेंस करने के लिए एक रिएक्शन फोर्स क्रिएट होगा, जो बॉडी ग्राउंड के ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सर्ट करेगा। बट ये फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं होगा जब तू पुल नहीं करेगा बॉडी को, मतलब तेरे पुल की वजह से एफ क्रिएट हो रहा है। दोनों की वैल्यू सेम है कि नहीं, वो डिबेटेबल है अगेन, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, हीट में कन्वर्ट होगी, तो पी और एफ की वैल्यू सेम होगी कि नहीं, आई एम नॉट श्योर। बट हाँ, पी और एफ का जो, मतलब एफ का जो एग्जिस्टेंस है ना, वो पी की वजह से है, नहीं तो एफ भी नहीं होता। सर फिर जब बॉडी मोशन में होगा, जब p ग्रेटर देन f होगा, तो फिर वो जो फ्रिक्शन का रिएक्शन है, तो फ्रिक्शन का रिएक्शन फ्रिक्शन से ज्यादा होगा, सेम रहेगा नहीं, ज्यादा होगा। हाँ, तो तब क्या होता है वो हम लोग को चेक करना पड़ेगा, वी हैव टू चेक। एन क्या है यहाँ पे? हाँ, अच्छा, अब मुद्दे की बात पे आते हैं। ये जब मोशन में आएगा तब तो हम जाएंगे मोशन में, लेकिन इस केस में मोशन नहीं हो रहा है। एफ तुम्हें समझ में आया क्या है? दिस इज द रिएक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉडी ऑन द सरफेस ऑन द अर्थ। ठीक है, mg तुम्हें समझ में आया, वेट ऑफ द बॉडी। ये क्या है? रिजल्टेंट। कंपोनेंट तो ये दोनों है, ये रिजल्टेंट है, और ये रिजल्टेंट एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है इसके कांटेक्ट फोर्स का। मतलब ये कांटेक्ट फोर्स का रिएक्शन है, द रिएक्शनल कांटेक्ट फोर्स। और ये क्या रहेगा? इक्वल एंड ऑपोजिट। कब तक? जब तक बॉडी मोशन में रेस्ट पे, जब तक बॉडी रेस्ट पे है, एफ और एफ इक्वल रहेगा। तो मतलब क्या है कि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, तो बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। मतलब एवरीथिंग वॉट एवर वी हैव स्टडीड टिल नाउ फॉलोइंग इनटू प्लेस। न्यूटन का कोई लॉ ऐसा नहीं है जो ओबे नहीं हो रहा है कोई भी ऐसे सिचुएशन में। टेंडेंसी टू मूव है बेसिकली, और रिलेटिव है बिकॉज देर आर टू सरफेसेस विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर हम बात करेंगे, इसलिए रिलेटिव टर्म तो साइंटिफिकली इट इज वेरी करेक्ट। जहां पे टेंडेंसी आ जाती है तो फिर रिलेटिव कैन बी यूज्ड, देयर इज नो इश्यू, ऑल्दो देयर इज नो मोशन टिल नाउ, बट दीज फोर्सेस आर सच ना, even though there is no motion, there is tendency of motion, forces will come in play and you have to consider them, although their nature will be different. When applied force P, ध्यान से देखना ये, when applied force P is small and is unable to move the block, then it is for sure that F is equal to P. If we increase the magnitude of applied force P, then magnitude of force of friction also increases to prevent the block from moving on this horizontal surface. मतलब क्या हो रहा है, वो F एडजस्ट कर रहा है अपने आप को, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, बॉडी मूव ना हो पाए।
लिमिटिंग वैल्यू तक, हर एक की लिमिटिंग होती है. Hence force of friction is adjustable kind of force and it can adjust its magnitude and direction according to the situation. Why direction? क्यों अब मैं राइट की तरफ पुल कर रहा हूं, मेरा मूड चेंज हो गया, मैं लेफ्ट की तरफ पुल कर रहा हूं, तो वो भी अपना तुरंत रूप बदल देगा. कुछ भी हो सकता है, तो वो अपने आप को वैसे ही एडजस्ट, अपने मैग्नीट्यूड को और डायरेक्शन को एडजस्ट कर लेगा. बट देर इज अ मैक्सिमम लिमिट टू इट्स मैग्नीट्यूड. There is a maximum limit to its magnitude. If we keep on increasing the applied force, then friction will also increase, but till its maximum magnitude is attained. As soon as the maximum limit of friction is attained, then the relative motion between the two objects in contact starts. वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन हो गई लिमिटिंग फ्रिक्शन की, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की, जिसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, फिर मोशन स्टार्ट हो जाता है. When the relative motion starts, then magnitude of opposing force, which is friction, becomes fixed. फिर मोशन में जब आ जाता है ऑब्जेक्ट, तो तुम्हारा opposing force, that is frictional force, fix हो जाता है at its maximum limit. We shall talk about maximum limit of friction a little later in the same article. Resultant normal N and force of friction F is called total contact force. You agree with this or not? हमने शुरुआत टॉपिक की किससे की थी? कांटेक्ट फोर्स से. और हमने ये पढ़ा कि कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट, नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन. तो टोटल कांटेक्ट फोर्स क्या होगा? रिजल्टेंट इज सम. और यहाँ पे सम का ये फॉर्मूला क्यों लिया है? बिकॉज दे आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. यस, फ्रिक्शन. The angle between net contact force and normal reaction is called angle of friction. यहाँ पे दिखा है angle of friction? Yes, lambda. Normal reaction और net contact force, resultant contact force के बीच का angle है lambda, which is known as angle of friction. And it is denoted by lambda. Lambda is equal to F by N. Net contact force, net contact resultant. कैपिटल F और कैपिटल N के बीच में. स्मॉल f is friction only in horizontal direction. Tan lambda is small f by n by trigonometry. There are two possibilities for the force of friction. One is when relative motion is already taking place between two objects in contact, and the other is when there is tendency of relative motion due to applied forces, but relative motion is not taking place due to insufficient force. Understandable, कुछ ऐसा difficult नहीं है इसमें. In first case, when the relative motion is already taking place between the objects in contact, friction is called kinetic friction. And in other case, when the relative motion is not taking place, the friction is called static friction. Maximum value, fixed value of friction when the body is in motion. Yes, ये लैम्बडा है. tan क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. ऑपोजिट ये वाली साइड है, which is basically f. एडजेसेंट ये वाली साइड है, which is n, f by n. In case of kinetic friction, we know that relative motion is already taking place, and hence kinetic friction, and hence friction has attained its maximum possible value. Magnitude of kinetic friction is Fk is equal to mu k times n. Yes, mu k is called kinetic coefficient of friction, and n is normal reaction for contact where friction is applied. मूव करना. सो बेसिकली ये मूविंग बॉडी का फ्रिक्शनल फोर्स है. किस पे डिपेंड करता है अब बताओ? और म्यू पे. अब म्यू किस पे डिपेंड करता है वो हम देखेंगे. डेफिनेटली डिपेंड होता है. मास पे तो होता ही होता है. दोनों फ्रिक्शन, दोनों मतलब स्टैटिक भी. यस, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स.
क्योंकि वहां पे म्यू एस आता है, शायद म्यू एस आता है म्यू के की जगह पे, बाकी कुछ चेंज नहीं होता फॉर्मूला. लेट्स सी. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल इन कांटेक्ट. म्यू के की बात कर रहे हैं. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू के depends on the nature of materials in contact and on the nature of surface finish. We can see that friction is proportional to the normal reaction at the contact. सरफेस फिनिश मतलब Smooth, rough. In case when the relative motion is not taking place but tendency of relative motion is there, मतलब force है कहीं ना कहीं, motion की tendency है, friction is called static friction. We have already seen that in static friction, that in static state, friction can adjust its magnitude according to the situation, but there is a maximum limit to it. The maximum value of static friction is called limiting friction. Limiting friction can be written as follows: Fs max, maximum static friction, mu s times n. Here mu s is called static coefficient of friction, and this also depends on nature of material in contact and the nature of surface finish. It is found that static coefficient of friction is slightly greater than kinetic coefficient of friction. इसीलिए एक बार बॉडी मोशन में आ गई तो उसको मोशन में रखना इजी होता है, लेकिन एक बार बॉडी रेस्ट पे आ गई फिर उसका मोशन शुरू करना डिफिकल्ट होता है. So mu s is greater than mu k. In the situation shown in the figure, when applied force P is gradually increased from 0 onwards, then the relative motion does not start till P becomes equal to mu s n. कब तक स्टार्ट नहीं होगा मोशन? जब P की वैल्यू mu s n से इक्वल नहीं हो जाती. Maximum value of static friction. But when P is increased further beyond mu s n, then relative motion starts, but kinetic friction mu k n comes into play. Mu s n पूरा गायब हो जाता है, mu k n आ जाता है, जिसकी वैल्यू कम होती है mu s n से. इसका मतलब है कि अब बॉडी को मोशन में रखना, अब जो फोर्स एक्सर्ट करेंगे ना हम, ऐसा नहीं है कि फोर्स एक्सर्ट करने से म्यू के एन बढ़ता जाएगा, नहीं, म्यू के एन तो उतना ही रहेगा. अब जो फोर्स हम एक्सर्ट करेंगे वो बॉडी को एक्सेलरेट करेगा, मतलब अब फोर्स का यूज होगा बॉडी को एक्सेलरेट करना, ना कि वो वैल्यू तक रीच करना. वेट, we know that mu kn is slightly less than mu sn, hence greater force is required to start the motion just to maintain the motion, because once the relative motion starts, then we can decrease the applied force to mu kn and block will be moving with constant velocity. Graph between force of friction F and applied force P is shown in the figure. एक ऐसा हम्प आता है, हम्प. आई एम नॉट श्योर, कैलोरीमेट्री में ऐसा कोई हम्प तो नहीं था. तू लेटेंट हीट की बात कर रहा है, हाँ, जब स्टेट चेंज होता है, हाँ, बट देयर इज नो हम्प. दिस इज वेरी यूनिक टू दिस. मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया फोर्स म्यू के एन और फिर डिप हुआ म्यू एस, सॉरी म्यू एस एन, और फिर म्यू के एन पे आ गया, फिर कांस्टेंट हो गया क्योंकि मोशन चालू हो गया. ये किंक या जर्क या हम्प जो भी है इन द ग्राफ इज ड्यू टू change over of limiting friction to kinetic friction. Initially the graph is 45 degree inclined because applied force and static frictions are equal. hump end जहां से हो रहा है वहां से मोशन स्टार्ट हुआ है. ये वो माइक्रोस्कोपिक के बारे में बोला है उन्होंने. कोई भी सरफेस माइक्रोस्कोपिकली देखो तो उसमें अनइवननेस होती है, जितनी ज्यादा अनइवननेस कम होगा. माइक्रोस्कोपिकली तो मिरर भी हमें नहीं पता है कि कितना पॉलिश्ड है. या
सी तुम अगर मिरर भी देखोगे तो उसमें क्वालिटीज आती है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिकली तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा मिरर में एकदम मतलब स्मूथ, प्रॉपर स्मूथ मिल रहा है तुम्हें। वैसे तो बहुत सारे ग्लासेस मिरर होते हैं, बट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ, सी when you spray glass with a liquid and clean it, that also has a chemical which deposits on the glass itself and makes its surface uneven. तुम्हारी कार के जो विंडशील्ड होते हैं उसके ऊपर बारिश गिरती है, ये होता है धूल मिट्टी, तो इसके ऊपर इफ यू सी इन सर्टेन एंगल यू विल सी दैट स्ट्रीक्स। सो व्हाट इज दैट? दैट इज द सॉल्ट। अगर तुम वो वॉचमैन पानी धोता है, पानी से गाड़ी धोता है, तो वो जो तुम्हारा जो टंकी का पानी है ना, उसमें डिजोल्व जो मिनरल्स है वो उसके ऊपर जमा हो जाते हैं। सो यू कांट से व्हाट सरफेस, माइक्रोस्कोपिकली पूरा ही सिचुएशन अलग होता है। तो ये अनइवननेस जितनी कम होगी फ्रिक्शन उतना कम होगा बेसिकली। अनइवननेस की वजह से कोल्ड वेल्डिंग हो जाता है। कोल्ड वेल्डिंग मतलब द पार्टिकल्स वेल्ड टुगेदर, स्टिक टुगेदर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस ही बोलते हैं उसको। कहाँ पे? The friction between two surface in contact is independent of the area in contact. बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, थोड़ा सा बचा है, करते हैं हम लोग आराम से इसको। आज के लिए इतना ही। हम लोग को शुरुआत करनी है लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन से। मतलब नेक्स्ट लेसन में फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा और उसके न्यूमेरिकल्स भी ट्राई करेंगे नेक्स्ट क्लास में, राइट? दिस इज अ ह्यूज टॉपिक फ्रिक्शन एक्चुअली, बट वही है कि तुम कितना समझ रहे हो उसको।